हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में नन हिंदी यानी द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी, इसमें जो है वीवीआई यानी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्नों को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इन प्रश्नों को एक एक प्रश्न को कंप्लीट कर ले, क्योंकि यह एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है और ऐसा ही प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यह सब्जेक्टिव प्रश्न है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? तो आंसर में लिखना होगा चिमटा उसकी दादी के लिए उपयोगी होगा, उनकी अंगुलियां तवे से नहीं जलेगी, यह सोचकर हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? अमीना जो है हामिद की दादी है। आंसर में लिखना है ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उस दिन भी उसके पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। क्योंकि ईद के दिन चारों तरफ खुशहाली थे और उनके घर जो है खाने के लिए एक भी दाना नहीं था, इसलिए अमीना उदास थी। ऐसा आपको आंसर लिखना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो आंसर में लिखना होगा पीपल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, पथिकों को छाया प्रदान करती है, लोग इसके नीचे थक हार कर सो जाते हैं, शीतल बयार बहाने से खूब नींद आती है, यह पक्षियों का निवास है, उनके सुमधुर स्वर से पथिकों को थकावट को दूर करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? तो आंसर में लिखना होगा आपको ईर्ष्यालु से बचने का सरल उपाय है कि ईर्ष्या के मन में आने ना दे, यानी ईर्ष्या को मन में ना आने दे, हृदय को निर्मल बनाकर रखे और सुकर्म पर ही अपना ध्यान केंद्रित करे। सुकर्म का अर्थ होता है अच्छे कामों में ही अपना ध्यान केंद्रित करे। नीत्शे ने कहा है कि बाजार की मक्खियां को छोड़कर एकांत की ओर भागो, एकांतवास ईर्ष्या से बचने का उपाय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। संजू को डायरी लिखने में किसने मदद की? तो आंसर में लिखना होगा संजू को डायरी लिखने में दीदी ने मदद की। दीदी ने कहा है कि रात को मन लगा कर बैठ जाओ और दिन भर की घटना को याद करो और इसे लिख डालो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? तो आपको आंसर में लिखना होगा अपने देश की उन्नति के लिए हम कठिन से कठिन काम भी पूरा करेंगे। ठीक, हम पढ़ लिख कर वैसे व्यक्ति बनेंगे जिससे देश की सेवा कर सके। आगे लिखना है पर्वतों को काटकर सड़क बना देंगे, मरुभूमि को हरा भरा कर देंगे, जंगल में भी महामंगल का निर्माण कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो आंसर में लिखना होगा मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ठीक, ऐसे आपको आंसर में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 8। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? तो आंसर में लिखना होगा चिमटा देखकर अमीना के मन में हामिद के प्रति प्रेम गहरा गया, उसके त्याग सद्भाव और विवेक से वह गदगद हो गई। कौन? हामिद की दादी अमीना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? तो आंसर में लिखना होगा निंदा ईर्ष्या की बेटी है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक होता है। दूसरों की निंदा करने का कारण यह है कि वह लोगों की आंखों से गिर जाए और उस स्थान पर वह बैठ जाए। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रही है, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT नीट बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कर्पूरी ठाकुर के माता पिता के क्या नाम थे? तो आंसर में लिखना होगा कर्पूरी ठाकुर की माता राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आर्यभट्ट किस विधा के क्षेत्र में विख्यात हैं? तो आंसर में लिखना होगा आर्यभट्ट खगोल विधा के क्षेत्र में विश्व विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो आंसर में लिखना होगा तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आतिश दीपंकर ने किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे सब्जेक्टिव प्रश्न है। विक्रमशिला के प्रसिद्धि किन सदी तक फैल चुकी थी? तो आंसर में लिखना होगा विक्रमशिला के प्रसिद्धि जो थी 10वीं से 11वीं सदी तक फैल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था? तो आंसर में लिखना होगा संजू हंसमुख लड़की थी, उसे किताबें पढ़ने का शौक था। यह प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को क्लियर कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आंसर में लिखना होगा सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी जी हैं। रचयिता का अर्थ होता है लेखक, यानी रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। पीपल किसकी रचना है? तो आंसर में लिखना होगा पीपल गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। दीनबंधु निराला के लेखक कौन हैं? तो आंसर में लिखना होगा दीनबंधु निराला के लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। निराला कौन थे? तो आंसर में लिखना होगा निराला छायावादी कवि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। खेमा किस पर आधारित कहानी है? आंसर में लिखना होगा खेमा बाल श्रमिक निरीसंस्था पर आधारित कहानी है, यानी खेमा जो कहानी है ये बाल मजदूरी पर लिखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। मुक्तकाशी होटल का मालिक कौन है? तो 20 का सही आंसर होगा, आपको लिखना होगा मुक्तकाशी होटल का मालिक कसारा है। ये सब प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आते हैं और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, इसलिए इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए और कल छक्का छड़ा दें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। खेमा कौन है? तो आंसर में लिखना है खेमा मुक्तकाशी होटल में काम करने वाला एक बाल श्रमिक है, यानी बाल मजदूर हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो आंसर में लिखना होगा संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू के सत्य के प्रयोग लिखित डायरी से मिली। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? तो आंसर में लिखना होगा ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मुक्तकाशी होटल का मालिक कौन और कैसा था? तो आंसर में लिखना होगा मुक्तकाशी होटल का मालिक कसारा था, कसारा संवेदनहीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। खुशबू रचते हैं हाथ किसकी रचना है? तो आंसर में लिखना है खुशबू रचते हैं हाथ अरुण कमल की रचना है, यानी खुशबू रचते हैं हाथ यह एक कविता है और ये अरुण कमल के द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया? तो आंसर में लिखना होगा निराला सच्चे अर्थ में दीनबंधु थे। अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन भर दीन दुखियों की सहायता करते रहे। जहाँ सेवा सहायता में सामर्थ्य ना हो सके वहीं हार्दिक सहानुभूति का ही उपयोग करके संतुष्ट पाया। यही कारण है कि निराला को दीनबंधु कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ? तो आंसर में लिखना होगा जब सुदामा द्वारिका से अपने घर पहुंचे तो टूटी फूटी मड़ैया यानी घर के स्थान पर विशाल भवन खड़ा देखा। उन्हें भ्रमे हुआ कि कहीं वे अन्य जगह तो नहीं पहुंच गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो आंसर में लिखना होगा चिमटा खरीदने से पहले हामिद खिलौने पर आकर्षित हो गया। ठीक, खिलौने को देखकर उसका दिल ललचाया, लेकिन सोचता है कि खिलौने की कीमत 2 पैसे हैं और उसके पास मात्र 3 पैसे हैं। यदि हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा क्या? खिलौने। और मिठाई को देखकर जी ललचाने लगा, लेकिन उसके पास पैसे का अभाव था, यानी भाव था, बहुत कमी था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। यह जो सब्जेक्टिव प्रश्न है काफ़ी ही VVI है, इन प्रश्नों को रट लीजिए। तो आंसर में आपको लिखना होगा पद्मा अशोक को युद्ध करने के लिए ललकारती है, लेकिन अशोक युद्ध करना स्वीकार नहीं की, क्योंकि स्त्रियों से युद्ध करना शास्त्र सम्मत नहीं है। यह कौन कहता है? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कलिंग युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो आंसर में लिखना होगा कलिंग युद्ध में लाखों मारे गए। यह युद्ध 4 सालों तक चला था। धरती खून से भीग गई। युद्ध की विभीषिका से अशोक का दिल पिघल गया और वह शस्त्र फिर न उठाने की प्रतिज्ञा की। वह अहिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ ली और बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया, यानी कि अंगीकार का अर्थ होता है अपना लिया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31। खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने
पर कसारा ने क्या जवाब दिया? तो आंसर में लिखना होगा खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने कहा अभी रख देंगे चप्पलें सिर पर, यानी अभी रख दूं चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला, ऐसा जवाब दिया, यानी फटकारा था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? तो आंसर में लिखना होगा गर्मी के कारण उसके नंगे पैर जलता था, जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। खेमा के पास जो है पहनने के लिए बहुत ही गरीब थे उनके माता पिता, और जिसके कारण खेमा को जो है कसारा के होटल में बेच दिया था, यानी कसारा के पास, और वो जो है उनके नंगे पैर ही काम को करने को कहता, लेकिन वो जब रास्ते में चलते ना तो उसका जो पैर था गर्मी के कारण जल जाता था, इसलिए जो है उसमें पानी डालने पर क्षणिक तसल्ली मिलती थी, यही कारण है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33, किन परिस्थिति में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? तो देखिए आंसर में खेमा के पिता आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, यानी बहुत गरीब था, आर्थिक तंगी का बहुत कमी था। खेमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए उसे बेच दिया था, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34, उभरी नसों वाली हाथ का क्या अर्थ है? तो आंसर में लिखना होगा अगरबत्ती निर्माण में सतत हाथ से काम करने के कारण हाथ की नसें उभर आई है, जो सक्रिय श्रम का घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो आंसर में लिखना होगा कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 में समस्तीपुर के पितुंजिया नामक गांव में हुआ था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था? तो आंसर में लिखना होगा कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने और गांव की मंडली में डफ बजाने में आनंद मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है? तो आंसर में लिखना होगा कवि ने बच्चों के हाथ की कमनीयता की तुलना पीपल के पत्ते से की है। पीपल का पत्ता जिस तरह कोमल और रमणीय होता है, उसी तरह बच्चों का हाथ भी कोमल और रमणीय है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? तो आंसर में लिखना होगा लक्ष्मीबाई का बचपन पढ़ने, अस्त्र शस्त्र जैसे बर्छी, ढाल, कृपाल, कटारी की शिक्षा और खेलों में बीता था। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39, वकील साहब को किससे ईर्ष्या है और क्यों? तो आंसर में लिखना होगा वकील साहब को बीमा एजेंट से ईर्ष्या है, वो उनकी पड़ोसी है, बीमा एजेंट जो है वकील साहब के पड़ोसी थे, और क्योंकि उसके वैभव से वह जलते रहते हैं, यानी उसकी उन्नति से, और सोचते हैं कि उसकी मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क सब उनकी हो जाए। और ईर्ष्या का अर्थ आपको बता दें कि ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, किसी की उन्नति को देखकर जलना, यानी दुश्मनी पैदा होना अपने अंदर में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40, काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपये देकर क्या किसी मजदूर की मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? तो आपको आंसर में लिखना होगा मजदूर अपना खून पसीना बहाकर काम पूरा करते हैं, काम पूरा करने में उसके आत्मसुख जो है मिली होती है, जिसे चंद सिक्के या थोड़ा सा अनाज से चुकाया नहीं जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, पद्मा कौन थी? तो आंसर में लिखना होगा पद्मा कलिंग की राजकुमारी थी। यह जो प्रश्न है VVI है और यह ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि पद्मा कौन थी, तो आपको टिक करना होगा पद्मा कलिंग की राजकुमारी थी, यानी कि एक राजकुमारी थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42, अशोक कलिंग पर क्यों आक्रमण किया? तो आंसर में लिखना होगा अशोक कलिंग पर विजय हासिल कर उसे अपने राज्य में मिलाना चाहता था, इसलिए जो है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और यह जो युद्ध था वो 4 सालों तक चला था और इसमें हजारों लोग मारे गए थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43, अशोक और कलिंग के बीच कितने दिनों से युद्ध जारी था? तो आंसर में लिखना होगा अशोक और कलिंग के बीच 4 सालों से युद्ध जारी था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से किसकी रचना है? तो आंसर में लिखना होगा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी उनके द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45, ईर्ष्या का क्या काम है? तो ईर्ष्या का काम होता है, ईर्ष्या का काम जलाना है, यानी किसी को जो है जलाना का अर्थ होता है क्या, किसी की उन्नति को देखकर जलना, अपने अंदर जलन होना। क्वेश्चन नंबर 46, ईर्ष्या क्या है? तो ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं बल्कि आनंद में बाधक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47, किसने कहा तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है? तो आंसर में लिखना होगा इसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है? तो आपको शॉर्ट में लिखना होगा ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, यानी अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49,
कबीरदास किस काल के कवि थे? तो आंसर में लिखना होगा कबीरदास भक्ति काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मोको कहाँ ढूंढे डैश डैश का अर्थ स्पष्ट करें। तो आंसर में लिखना होगा कबीर कहते हैं कि लोग भगवान को जगह जगह ढूंढते फिरते हैं जबकि भगवान आत्मा में निवास करते हैं। यही अर्थ है कि मोको कहाँ ढूंढे। ये कबीरदास की यह एक पंक्ति है और इसका अर्थ होता है कबीर कहते हैं कि लोग भगवान को लकड़ी, पत्थर, मूर्तियों कहीं भी खोजते हैं, मंदिर मस्जिद में, लेकिन जबकि कबीर कहते हैं भगवान आत्मा में निवास करते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, हौसले की उड़ान किस पर प्रकाश डाला है। तो आंसर में लिखना होगा हौसले की उड़ान बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपको 2 नंबर गारंटी मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, बच्चे की दुआ शीर्षक गीत में किसकी कल्पना की गई है। तो आंसर में लिखना होगा बच्चे की दुआ शीर्षक गीत में दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे। तो आंसर में लिखना होगा परिश्रम जिस काम को शुरू करते हैं यानी मजदूर जिस काम को शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। परिश्रमी व्यक्ति एवं बाधाओं से डरते नहीं, पर्वत को काटकर रास्ता निकल लेते हैं, अतः परिश्रम के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसका अर्थ ये हुआ यदि आप अपनी परीक्षा की काफ़ी बेहतर से तैयारी करते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न गारंटी मिलेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कम पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम फर्स्ट डिवीज़न कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हुआ कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो मतलब चाहे हासिल करना वो कर सकता है, वो परिश्रम के द्वारा, यानी मेहनत होनी चाहिए उसमें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो आंसर में लिखना होगा पीपल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, यानी पीपल का पेड़ जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। यह पथिकों को छाया प्रदान करती है, लोग इसके नीचे थक हार कर सो जाते हैं, शीतल बयार बहने से खूब नींद आती है, यह पक्षियों का निवास उनके सुंदर सवार पथिकों के थकावट को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। तो आंसर में लिखना होगा निंदा ईर्ष्या की बेटी है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक होता है। दूसरों की निंदा करने का कारण यह है कि वह लोगों की आंखों से गिर जाए और उस स्थान पर वह बैठ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है। तो आंसर में लिखना होगा जब वर्षा की बूंदें पेड़ पर गिरने लगती है तो पीपल के कोमल पत्तों में सरस मरमर की सुरीली आवाज़ निकलने लगती है, बुलबुल इस मृदु स्वर को सुनकर गाने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, अशोक का शस्त्रतया गद्य की कौन सी विधा है। तो आंसर में लिखना होगा अशोक का शस्त्रतया गद्य की एकांकी विधा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, ठेस शीर्षक कहानी के द्वारा किसका वर्णन किया गया है। तो आंसर में लिखना होगा ठेस शीर्षक कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, राह भटके हिरन के बच्चे को नाम लिखे। तो आंसर में लिखना होगा हिरन का शावक माँ से अलग हो कर पहाड़ पर रो रहा है। शावक का अर्थ होता है बच्चा, हिरन का जो बच्चा है वो माँ से बिछड़ गया था यानी अलग होकर पहाड़ पर रो रहा है। लेखक कहता है कि बांस के वन, पाइन, आँख के वन, हवा की थफेरों से तुम्हें लोरी सुना रहा है, तुम सो जाओ तुम्हारी माँ कल जरूर मिलेंगी। यह कहकर लेखक जो है हिरन के बच्चे को सांत्वना देती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। तो आंसर में लिखना होगा लक्ष्मीबाई का बचपन अस्त्र शस्त्र जैसे बर्छी डाल, कृपाल, कटारी की शिक्षा और खेलों में बीता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है। तो आंसर में लिखना होगा कबीर कहते हैं कि लोग भगवान को जगह जगह ढूंढते फिरते हैं जबकि भगवान आत्मा में निवास करते हैं, यही अर्थ है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, कर्पूरी ठाकुर कौन थे। तो आंसर में लिखना होगा कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यानी पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है। तो आंसर में लिखना होगा खुशबू रचते हैं हाथ से आशय है कि वंचित लोग अपने श्रम से सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, यही अर्थ है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो आंसर में लिखना होगा झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, चिकित्सा के चक्कर किसकी रचना है। तो आंसर में लिखना है चिकित्सा का चक्कर वेढ़प बनारसी की रचना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई है।
तो आंसर में लिखना होगा सुदामा चरित्र ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो आंसर में लिखना होगा दादी की अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। तो हामिद की दादी जब रोटी पकाती थी तो उनकी अंगुलियां जो है तवे से जल जाती थी, इसलिए जो है हामिद बाज़ारों में जाकर यानी ईद के दिन जो है मेले में जाकर 3 पैसे में मोल भाव करके एक चिमटा खरीदा था। आप सबको याद होगा जो ये कहानी पढ़े होंगे, ईदगाह एक कहानी है, उसी में ये सब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो आंसर में लिखना होगा ठेस शीर्षक कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। और क्वेश्चन नंबर 69, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं? तो आंसर में लिखना होगा गांव के किसान सिरचन को बेकार समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, सिरचन को जो है पान का बेड़ा किसने दिया था? तो आंसर में लिखना होगा सिरचन को पान का बेड़ा मानो